दोस्तों, जीवन में कभी किसी की गारंटी नहीं है। गारंटी इस प्रकार की कि आप आईएएस बन गए हैं तो सुखी ही रहेंगे, या आईएएस नहीं बने तो सुखी नहीं रहेंगे। आपके 5 बेटे हैं तो आपको बुढ़ापे में खाना मिलेगा, और आपके बेटा नहीं है तो आपको खाना नहीं मिलेगा। आपके खूब संपत्ति है तो आपका जीवन ऐशो आराम से कटेगा। आपके पास संपत्ति नहीं है तो आप भीख मांगते फिरेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपने 20 साल की उम्र में बहुत कुछ कर लिया तो आप ये हमेशा लगातार करते रहेंगे, और आपने 50 साल तक कुछ नहीं किया है तो अभी आपका समय निकल गया है। ये सारे मिथक हैं जो सब तोड़े जाते हैं और सब टूटते हैं। जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो निश्चित हो, जिस पर आप भरोसा करके कह सकते हैं कि ऐसा किया है तो ऐसा होगा। अनिश्चितता का दौर है। अनिश्चित हमेशा रहा है। एक कहानी है, एक छोटी सी कहानी है कि एक बार युधिष्ठिर के पास कोई याचक कुछ मांगने आया था। युधिष्ठिर ने कहा कल आना। भीम हंसने लगे और ताली बजाने लगे। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि भीम, तुम क्यों हंस रहे हो? भीम ने कहा, आपने तो काल को जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, कैसे? तो इस याचक को आपने कल तक टाल दिया, इसका मतलब है कि आपको पता है कल तक कुछ नहीं होगा, तो आपने तो काल को जीत लिया। इसलिए यह ध्यान रखें कि कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है। आज आपके पास हो सकता है पैसा ना हो, कल आपके पास मर्सिडीज हो। आज आपके पास मर्सिडीज हो तो कल आपके पास हो सकता है आप पैदल चलने लायक भी ना रह गए हो। बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण देना शुरू करूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है, और समय निकलता जाएगा। तो जब समय निकलता जाएगा तो उस समय का सदुपयोग यदि आप कल के लिए टाल देते हैं तो फिर यह सबसे बड़ी गलती है। मैं बार बार कहता हूं कि आप जो समय निकालोगे, यदि आज निकाला है तो कल भी निकालोगे। किसी भी कार्य को हाथ में लिया है तो उसे जी जान लगा के पूरा करोगे। यदि आप पूरा नहीं कर पाते हो तो आप परिणाम की भी अपेक्षा मत करना। परिणाम अनिश्चित है। मैं अभी भी कह रहा हूं, परिणाम अनिश्चित है, लेकिन यदि आप प्रयास नहीं करते हैं तो परिणाम असंभव हो जाएगा। जब आप प्रयास करते हैं तो भी परिणाम अनिश्चित है, लेकिन जब आप प्रयास नहीं करते हैं तो परिणाम असंभव है। क्योंकि आप बिना पढ़े कुछ पास नहीं कर पाते, बिना उद्यम किए कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आपको उद्यम करना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा, तब परिणाम आ सकता है। यह भी गारंटी नहीं है, लेकिन इसकी गारंटी है कि यही एक रास्ता है जिससे परिणाम सुनिश्चित किया जा सकता है। बिना पढ़े परिणाम सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, वो असंभव है। दोस्तों, आज यदि आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। हम डेली द हिंदू का एनालिसिस करते हैं, आपको कम से कम पढ़ने का वो बताते हैं रास्ता, ताकि आप उतना ही पढ़ें और अपने परिणाम को सुनिश्चित करें। ठीक है, तो चलते हैं आज का न्यूज़पेपर। आज 24 सितंबर है, और जो सबसे पहली न्यूज़ है वो हमारे पास है, कमिंग सून रिलीफ फ्रॉम स्पैम कॉल्स एंड फ्रॉडलेंट मैसेज। जो फ्रॉड मैसेज आते हैं या स्पैम कॉल्स आते हैं, आपने देखा होगा कि मैं फलाने बैंक से बोल रही हूँ, फलाने बैंक से बोल रहा हूँ, और फिर वो ओटीपी मांगते हैं या इस तरीके से बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं। तो इनको रोकने के लिए सरकार कदम उठाने जा रही है, कदम उठाएगी, और ये धीरे धीरे क्या होगा कि ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या असर पड़ेगा ये आपको देखना है। यदि ऐसा बंद हो जाता है तो सीधी सी बात है कि यदि जो लोग इसके लिए जागरूक नहीं हैं वो इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे, या फिर उनको इससे सुरक्षा मिल पाएगी, वो धोखे का शिकार नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद एक एडिटोरियल है द ग्लोबल साउथ। ठीक है,
और अनुराधा एम चिनॉय ने लिखा है और काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है। बट मैं इस पर डिटेल अभी नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि विनीत सर जो कि यूपीएससी में चयनित हैं और वो इस पर एडिटोरियल बना चुके हैं, वो आपको सुबह 8 बजे आईएएस प्रबंधन के चैनल पे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप वहाँ से देख लेंगे। इसके बाद है G4 कंट्रीज हाईलाइट अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्म इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में G4 जो देश है ना, उनको अर्जेंटली शामिल किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अभी आपने सुना होगा कि बाइडेन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि अब हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव करने चाहिए या अपडेट करना चाहिए, है ना। तो इसमें हमारे पास 4 देश हैं, हम 4 देश हैं जो मांग करते रहते हैं। ये 4 देश हैं भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान। 2 एशिया से, एक यूरोप से और एक, ये आप बताएं, है ना। तो ये चारों देश हैं और ये क्या है कि पूरे विश्व में इनकी अपनी इकोनॉमी है और अच्छी खासी पहुंच है। तो इसके कारण से ये कहते हैं कि हमें जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यता दी जाए। अस्थाई सदस्य 5 हैं, आपको पता ही होगा, अमेरिका, रसिया, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 अस्थाई सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर भी है। वीटो पावर का अर्थ होता है कि कोई भी प्रस्ताव लाया गया है, यदि इनमें से कोई किसी भी एक सदस्य ने उस पर रोक लगा दी तो वह रुक जाएगा प्रस्ताव। जैसे आपने अभी सुना होगा कि अमेरिका और भारत एक आतंकी है, सईद अजहर या कुछ है नाम उसका, उसके लिए प्रस्ताव लाते हैं और चीन उस पर वीटो कर देता है। तो यदि सुरक्षा परिषद में बदलाव आया या उसमें सुधार किया गया तो इन चारों देशों का दावा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे, और यूनाइटेड स्टेट ने कहा है या अमेरिका ने कहा है, तो मे भी इस पर बात होनी चाहिए। और क्यों अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि आज जो है पूरी दुनिया की स्थिति बदल चुकी है। आज 5 स्थायी देश जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़ी ताकतों में से नहीं रह गए हैं। 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे भारत पहुंच गया है। तो इसके कारण से भारत का दावा भी मजबूत है, भारत की जनसंख्या मजबूत है, भारत आर्थिक रूप से मजबूत है, भारत सामरिक रूप से मजबूत है ना। तो इस तरीके से भारत का बहुत मजबूत दावा है और इसके कारण से सुरक्षा परिषद में सुधार की बात कही जा रही है। इसके बाद जो अगला है वो बिजनेस पेज पे है। सेंसेक्स निफ्टी फॉल 1.7%। सेंसेक्स और निफ्टी जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज के वो हैं, सूचकांक हैं, वो गिरे हैं 1.7% तक। और ये क्यों गिरे हैं, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। ब्याज दरें बढ़ा देने का मतलब होता है वह लोन वहाँ पे अमेरिका में कम मिलेगा। इसका मतलब है कि बाजार में पैसा कम जाएगा। बाजार में पैसा कम जाने का मतलब है मंदी में जाना या अर्थव्यवस्था को और कमज़ोर हो जाना, साथ ही साथ लोगों के पास पैसा कम होना। और इसके कारण से ये निफ्टी और जो सेंसेक्स है वो नीचे गिरा है। इसके कारण ही दूसरी बात ये हुई है कि हमारा रुपया भी कमज़ोर हुआ है। रुपया 81.09 के स्तर पे पहुंच चुका है $1 के मुकाबले। अब ये एक चीज़ और भी है कि हमारा रुपया कमज़ोर क्यों होता है। मैंने कई बार बताया आप लोगों को कि भारत जो है एक उभरता हुआ औद्योगिक देश है। अभी भारत में उद्योग बहुत तेज़ी से लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण हम आयात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और जब हम आयात करते हैं तो किस पे करते हैं, जाहिर सी बात है डॉलर में करते हैं। तो आयात जब हमारा बढ़ जाता है, निर्यात कम हो जाता है, तो व्यापार घाटा हमारा काफ़ी बढ़ जाता है, जो कि $30 अरब के करीब पहुंच गया है एक निश्चित समय सीमा में। शायद 1 साल का आंकड़ा है वो, मैं भूल रहा हूं अभी, लेकिन $30 अरब का व्यापार घाटा है। तो एक चीज़ यह ध्यान रखिएगा
कि इसे बहुत लोग अलग तरीके से देखते हैं। इसे अलग तरीके से देखने की आवश्यकता है। इस तरीके से देखने की आवश्यकता है कि जब हम उद्योग लगा रहे होते हैं, मान लीजिए कि आपने एक फैक्ट्री खोलनी शुरू की या एक फैक्ट्री बनाई, है ना। यदि आप फैक्ट्री बनाते हो तो फैक्ट्री बनाओगे तो क्या करोगे, इसके लिए ज़मीन लोगे, है ना। ज़मीन लोगे, इसके लिए मशीनें लोगे, ठीक है। तो मशीनें लोगे तो अभी यहाँ से जब ज़मीन ले रहे हो या मशीनें ले रहे हो या इसके कुल कल पुर्जे ले रहे हो या इसमें जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो ले रहे हो, तो क्या अभी आप निर्यात करोगे, अभी तो आप आयात करोगे, है ना। तो जब ये उभरता हुआ औद्योगिक देश है तो अभी आप आयात कर रहे हो। इसके कारण क्या है कि आयात में आप ज़्यादा पैसा पे कर रहे हो, निर्यात आपके पास अभी है ही नहीं, तो आपका व्यापार घाटा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके कारण से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रुपया क्यों गिर रहा है और व्यापार घाटा हमारा क्यों बढ़ा हुआ है, यही एक कारण है। और भी चूँकि रूसिया यूक्रेन युद्ध है, तेल की कीमतें ऊंची हो गई हैं, तो ये माइनर कारण है, पर जो मुख्य कारण है वो यही है कि हम औद्योगिक देश अभी इस मामले में बढ़ रहे हैं और हम आयात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अभी, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं।